टेस्ट नंबर 6 की करेक्शन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको टेस्ट नंबर 6 में पूछा गया था, ऑल क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। ओके, दो तरह के क्रोमोसोम्स बेटे आपको पता है, आपने स्टडी किए हुए हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमंस आप लोगों ने पढ़ा था कि 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस में। ओके, इन 46 में से अगर हम पेयर्स की फॉर्म में देखें तो 23 पेयर्स ह्यूमंस की बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं। इन 23 में से जस्ट 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का है, while remaining 22 पेयर्स ऑटोसोम्स आप उनको बोलते हो। 23 पेयर्स टोटल हैं क्रोमोसोम्स के, इन 23 में से 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है और 22 रिमेनिंग जो हैं उन्हें आप ऑटोसोम्स कहते हैं, और ये आपके बाकी सारी बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ हम ह्यूमंस अगर बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फीमेल में एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स आपने पढ़े हुए हैं और मेल्स में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स पढ़े हुए हैं। ओके, ये फीमेल में इन डबल एक्स के निकाल के और मेल में इन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स को निकाल के बाकी जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उन्हें आप ऑटोसोम्स कहते हो। ठीक है, सो 23 पेयर्स हैं टोटल, जस्ट 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का एंड 22 ऑटोसोम्स का। तो अभी क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि ऑल क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स के इन मेल एंड फीमेल के एक्स एक्स एंड एक्स वाई को निकाल के जो रिमेनिंग क्रोमोसोम्स है उन्हें आप क्या कहते हो? ऑटोसोम्स। तो ऑटोसोम्स किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन ए में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन द बर्ड्स द फीमेल इज डोनेटेड बाय द सिंबल। ये जो सिंबल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये ह्यूमंस के हैं। ये ह्यूमंस के लिए सिंबल, ह्यूमन फीमेल के लिए सिंबल आप यूज करते हो, और ये वाला सिंबल आप ह्यूमन मेल्स के लिए सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बर्ड्स का पूछा गया है कि बर्ड्स के केस में मेल एंड फीमेल जो क्रोमोसोम्स हैं सेक्स क्रोमोसोम उन्हें आप क्या लिखते हो? इन केस ऑफ मेल अगर हम बर्ड्स को स्टडी करें तो मेल जो बर्ड्स हैं वो होमोमॉर्फिक हैं, जिस तरह से फीमेल के दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं एक्स एक्स हैं। एक्स एक्स मीन्स के ये होमोमॉर्फिक हैं, ये सेम हैं। अगर एक्स वाई हैं ये मेल के, तो मेल के जो हैं वो हेट्रोमॉर्फिक हैं, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, दोनों सेम क्रोमोसोम्स नहीं है। मेल के केस में हेट्रोमॉर्फिक हैं वाइल फीमेल के केस में होमोमॉर्फिक हैं। बर्ड्स के केस में इससे ऑपोजिट होता है, और ऑपोजिट किस तरह से होता है कि उनके जो मेल मेंबर्स हैं वो होमोमॉर्फिक होते हैं। होमोमॉर्फिक मीन्स कि दोनों क्रोमोसोम्स सेम होंगे और वो दोनों सेम क्रोमोसोम W से आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप फीमेल की बात करो, बर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, तो उनकी जो फीमेल्स हैं वो हेट्रोमॉर्फिक हैं। हेट्रोमॉर्फिक मीन्स कि वो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। ह्यूमंस के केस में मेल हेट्रोमॉर्फिक थे, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स से, वाइल बर्ड्स के केस में फीमेल्स हेट्रोमॉर्फिक हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि इन द बर्ड्स द फीमेल इज डोनेटेड बाय द सिंबल। तो यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है ये फीमेल के लिए है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। जी पहले आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, द सेक्स क्रोमोसोम इन द बर्ड्स आर डेजिग्नेटेड एज। ओके, सो बर्ड्स के केस में बिकॉज जब आपने क्रॉस करवाया था तो यहाँ पे आपका जो गैमेट बना था उसमें एक ही क्रोमोसोम आता है W, इसमें दो क्रोमोसोम आते हैं Z एंड W। ओके, सो दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं W, तो फिर दोनों के अंदर सेम हो गया, और सेकंड जो Z है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो बर्ड्स के अंदर आपको थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेक्स क्रोमोसोम इन बर्ड्स आर डेजिग्नेटेड एज।
तो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है। जी एंड डब्ल्यू दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं बर्ड्स में, और ह्यूमंस के केस में एक्स एंड वाई दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। Okay, question number 4. DNA wrapped around a set of 8 histone protein. Okay, DNA नेगेटिवली चार्ज थ्रेड है, वाइल हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव एंड हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो एक बीड लाइक स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा था, दिस बीड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल्दो आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसे रिकॉल कर लेते हैं। न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑक्टामर प्रेजेंट है प्रोटीन्स का। ऑक्टामर मीन्स के टोटल 8 प्रोटीन्स हैं। यहाँ पे मैंने 4 जो प्रोटीन्स आपको नजर आ रही हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4, इन हर एक प्रोटीन ये डबल नंबर इनका मौजूद होता है। H2A का भी 2 है, H2B भी 2 नंबर है इसका, H3 भी डबल है, H4 भी डबल है। इट मीन्स के जो फ्रंट पे आपको 4 नजर आ रहे हैं, इनके पीछे वाली साइड पे भी 4 इसी तरह की प्रोटीन्स हैं। तो 4 फ्रंट पे हैं, 4 बैक साइड पे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 प्रोटीन्स हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स के कंबाइन करने से बनती हैं, और इसलिए इन हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपने यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब आपको पता है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये प्रोटीन एक मैग्नेट की तरह इस डीएनए में इस तरह से रैप हो जाती हैं। प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, और ये जो थ्रेड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये थ्रेड डीएनए का है, और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, बिकॉज डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसके 2 स्ट्रैंड्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो ये वाला जो एक बीड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत से इस तरह से बीड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर को आपने न्यूक्लियोसोम बोला था। ठीक है, इस न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ डीएनए रैप किया हुआ है। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब ये जो डीएनए का सेगमेंट यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप कर रहा है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 146 बेस पेयर्स आपने पढ़ा था। सो 146 बेस पेयर्स इस हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर मौजूद होते हैं, और डीएनए के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव, और प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव। दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में, अट्रैक्टेड फॉर्म में रहती हैं। ओके बेटे, सो क्वेश्चन नंबर 4 का फिर करेक्ट ऑप्शन आप मार्क करेंगे न्यूक्लियोसोम, एंड न्यूक्लियोसोम इज गिवन इन ऑप्शन सी। 4 क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ओके, सो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत से बीड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं, एंड दिस बीड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5. If the multiple copies of the chromosome occurred, the resulting condition is called. क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इट मीन्स कि एक डीएनए के अंदर अगर बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम रिक्वायर्ड था किसी बॉडी के अंदर, इसकी एक कॉपी नहीं है, सेकंड कॉपी भी है, थर्ड कॉपी भी है, किसी म्यूटेशन की वजह से या किसी डिसऑर्डर की वजह से ये हो गई है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं थी, तो ये जो नंबर डबल हो रहा है या डुप्लीकेट हो रहा है, इससे आप कहते हो कि डुप्लीकेशन हो गई है। डुप्लीकेशन मीन्स कि जो डीएनए का नंबर है वो डबल हो रहा है, और डबल होने की रीज़न कोई भी म्यूटेशन हो सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑर्गेनिज्म है 76 क्रोमोसोम? ये आपको हर एक स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर याद करना है, ये लिस्ट आपकी बुक में गिवन है। सो 78 क्रोमोसोम अगर आपने याद किया हुआ है तो किस स्पीशीज के अंदर था? 6 क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चिकन के अंदर 78 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7. द मेजरमेंट ऑफ चेंजेस through mutation or the tendency for gene frequency is called. Question number 7.
जिसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये पूछा गया कि किसी भी म्यूटेशन की वजह से जीन फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, म्यूटेशन आपको पता है, आप डीएनए के अंदर चेंज को कहते हो। अगर ये डीएनए के अंदर चेंज आ रहा है तो जीन की फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा हो रही है या कितनी कम हो रही है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। तो म्यूटेशन फिर प्रेशर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 में, बिकॉज म्यूटेशन किस तरह से इफेक्ट कर रही है, प्रेशर या फोर्स अप्लाई कर रही है, कितना कम या कितना ज़्यादा किसी भी जीन के नंबर को करवा रही है, वो आपने पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर पढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन इज म्यूटेशन प्रेशर, कि म्यूटेशन की वजह से कितना जीन का नंबर जो है वो ऐड हो रहा है या चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि जीन फ्रीक्वेंसी वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो म्यूटेशन प्रेशर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Okay, addition or deletion of one or more chromosome is called, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है ये कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें ये पूछा गया कि किसी भी क्रोमोसोम की एडिशन या डिलीशन के फिनोमिना को आप क्या कहते हो। फॉर एग्जांपल पहले जैसे हम ह्यूमंस की एग्जांपल ले रहे थे, 46 क्रोमोसोम हैं, अगर ये 46 क्रोमोसोम में से एक डिलीट होके 45 हो जाए या एक ऐड होके 47 हो जाए, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्ट करने वाले क्रोमोसोम्स का जो नंबर है उसमें ऐड या डिलीट करवा देने से जो फिनोमिना है उसे आप क्या कहते हो। न्यूप्लाइडी आप उसे कहते हैं। न्यूप्लाइडी इज गिवन इन ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्रोमेटिड्स कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड, अभी जैसे हमने भी यहाँ पे भी ड्रॉ किया है कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो डीएनए के और हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये डीएनए है और इसके अंदर ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। और सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फ्रूट फ्लाई। लिस्ट मैंने आपको पहले बताया कि आपने ये सारी लिस्ट याद करनी है, और ये लिस्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 10 में फ्रूट फ्लाई का जो पूछा गया है वो ऑप्शन सी में गिवन है। 8 क्रोमोसोम्स होते हैं फ्रूट फ्लाई में। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज सी। Question number 11, if the segments of chromosomes are missing, the term is called as, ओके जितने भी अगर आप मीनिंग देखें बाकियों के कि कोई भी क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो मिस हो रहा है, मिस मीन्स कि ये डिलीट हो गया, ऐड नहीं हो रहा, तो बाकी सारे जो हैं वो किसी भी मिसिंग पोर्शन को शो नहीं कर रहे मीनिंग, तो फर्स्ट ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि अगर क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट डिलीट हो जाता है या मिस हो जाता है तो इसे आप डिलीशन बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन इज डिलीशन, ऑप्शन ए। So question number 12, a group of population in which genes are exchanged through interbreeding potentially is called, question number 12. Okay, so populations का ऐसा ग्रुप, पॉपुलेशन आपको पता है कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है और सेम हैबिटेट पे और सेम टाइम पे आप स्टडी करते हो। तो अगर कोई भी ऐसा पॉपुलेशंस का ग्रुप जो कि इंटरब्रीड कर सकता है, इंटरब्रीड मीन्स के मैटिंग के प्रोसेस के थ्रू वो बेबीज प्रोड्यूस करवा सकता है, तो आपको पता है कि इंटरब्रीडिंग के लिए स्पीशीज़ का सेम होना नेसेसरी है। तो अगर दो डिफरेंट पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर रही हैं, पॉपुलेशंस आपको पता है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी भी एक हैबिटेट पे, ये फर्स्ट हैबिटेट फॉर एग्जांपल है और ये सेकंड हैबिटेट है। अगर दोनों पॉपुलेशंस इंटरब्रीड कर सकती हैं इट मीन्स कि दोनों पॉपुलेशन सेम स्पीशीज़ की हैं, तो सेम स्पीशीज़ हैं। अगर सेम स्पीशीज़ ना होती तो वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती थी, वो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, यूक्रोमैटिन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज, ओके यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन ये दो डिफरेंसेस मैंने आपको पहले बताए हुए हैं।
ओके, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, इन दोनों का मीनिंग क्या है? यूक्रोमैटिन के अंदर ये जो डीएनए के थ्रेड्स हैं, जिसे आप कहते हो कि ये डीएनए का जो थ्रेड है, जब ये सेल डिवाइड होने लगता है तो ये रैप करना शुरू कर देता है। ओके, ये डीएनए का थ्रेड जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड की तरह, वो भी इरेगुलरली अरेंज थ्रेड की तरह पड़ा होता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट उसकी नहीं होती है। जैसे ही सेल ने डिवाइड करना होता है, ये इरेगुलरली जो थ्रेड पड़ा हुआ है ये खुद को रैप करना शुरू कर देता है, और रैप करने के बाद इस तरह से क्रोमोसोम्स की शेप में खुद को चेंज करवा लेता है। ओके, सो ये जो रैपिंग है किसी भी क्रोमोसोम के अंदर, रैपिंग मीन्स कि वो खुद को टाइटली पैक करवा रहा है किसी शेप के अंदर लाने के लिए। यहाँ पे वो लूजली पड़ा हुआ है। जो यूक्रोमैटिन है उसके अंदर ये लूज थ्रेड की फॉर्म में होता है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करना इजी होता है, ठीक है, कन्वीनियंट होता है। वाइल जो हेट्रोक्रोमैटिन है, हेट्रोक्रोमैटिन में ये टाइटली पैक हो चुका होता है, और टाइटली पैक होने की वजह से इसके न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को रीड करना टफ हो जाता है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि यूक्रोमैटिन इज एक्टिव और इनएक्टिव, तो बिकॉज आप यूक्रोमैटिन के न्यूक्लियोटाइड्स को रीड कर सकते हो उसकी लूज पैकिंग की वजह से, तो यूक्रोमैटिन इज एक्टिव। तो करेक्ट ऑप्शन आप क्या मार्क करोगे? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी। यूक्रोमैटिन के अंदर डीएनए का जो थ्रेड है ये लूजली पैक हुआ हुआ है, हेट्रोक्रोमैटिन में टाइटली पैक हुआ हुआ है। और आपको पता है कि कोई भी जो डीएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेसिस होती हैं, उनको आपने न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स को रीड क्यों करना होता है? बिकॉज जब इंफॉर्मेशन प्रोटीन को बनाने के लिए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में सेंड करनी होती है, तो डीएनए को पहले आरएनए में कन्वर्ट करना होता है, और आरएनए से राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएंगे। ये इंफॉर्मेशन वो रीड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस के थ्रू। तो अगर यूक्रोमैटिन है तो इट मीन्स कि उसको आप रीड कर सकते हैं, बिकॉज उसकी पैकिंग लूज है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स आपको विजिबल हैं। हेट्रोक्रोमैटिन में टाइट पैकिंग है तो इसको आप रीड नहीं कर सकते, इसके न्यूक्लियोटाइड्स रीड नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि आप प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं करवा सकते। सो यूक्रोमैटिन इज अ एक्टिव फॉर्म एंड हेट्रोक्रोमैटिन इज अ इनएक्टिव फॉर्म। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ यूक्रोमैटिन इन क्वेश्चन नंबर 13 इज active, which is given in option C. Okay, question number 14. Preparing the photographs, slides of metaphase chromosomes and examining them, known to be as. Okay. मेटाफेज क्रोमोसोम्स यहाँ पे टर्म क्यों यूज़ की है? बिकॉज जब आपने सेल डिवीजन का पढ़ा था तो सेल डिवीजन में बेटे आपने पढ़ा था कि जब मेटाफेज स्टेज पे सेल्स होते हैं तो मेटाफेज स्टेज पे सेल्स खुद को सेंटर में इस तरह से अरेंज करवा रहे होते हैं। ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में अरेंज हो जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे एक एरे की फॉर्म में सारे क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं बिल्कुल सेंटर में। उनको स्टडी करना, उनकी विजिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है जब सेल डिवाइड हो रहा है मेटाफेज स्टेज पे। तो मेटाफेज स्टेज पे जब भी आपने किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम्स को स्टडी करना है तो ये प्रेफर किया जाता है कि आप क्रोमोसोम्स को मेटाफेज स्टेज पे स्टडी करें, बिकॉज वो बिल्कुल सेंटर में और एक लाइन में सारे के सारे क्रोमोसोम्स आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मेटाफेज का इसलिए रेफरेंस दिया हुआ है बिकॉज वहाँ पे क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करना ईजी है, उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, सो विजिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो मेटाफेज है, मेटाफेज में जो एक इमेज बनता है, जो फोटोग्राफ बनता है, जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है, वो इमेज आप कहते हो कि ये कैरियोटाइपिंग है। ठीक है, कैरियोटाइपिंग मीन्स को जो स्टेन्स आपको क्रोमोसोम्स के नज़र आ रहे हैं वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में या एक एरे की फॉर्म में आप उसको देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन इज कैरियोटाइपिंग, ऑप्शन बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। क्लास में काफ़ी दफ़ा हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ओके, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है, हम ब्लैक में ड्रॉ कर रहे हैं।
एंड सेकेंड क्रोमोसोम हम ब्लू में ड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको बोला गया है कि ये फर्स्ट आपका क्रोमोसोम एंड ये सेकंड क्रोमोसोम। ओके, उसमें ये बोला गया है कि जेनेटिक मटेरियल को आपने ट्रांसफ़र करवाना है या एक्सचेंज करवाना है दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान। होमोलोगस मीन्स कि वो बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए, सेम जीन्स का सीक्वेंस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये दोनों क्रोमोसोम्स रिसेंबल नहीं करने चाहिए। ट्रांसलोकेशन के बाद क्या होता है कि दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के जो सेगमेंट्स हैं ये एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस यहाँ पे होगा और वो किस तरह से होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ट्रांसलोकेशन के बाद ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से सेपरेट होके यहाँ पे एक्सचेंज करवा देना है आपने, और ये पार्ट सेपरेट करवा कर ब्लैक वाला इसके ऊपर लगा देना है। ये हमने इस तरह से ड्रॉ करके देख लिया। सो जब भी जेनेटिक मटेरियल मीन्स कि जीन का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफर करेगा, जिसे आप कहते हो कि ये ट्रांसलोकेशन है। एंड ट्रांसलोकेशन इज गिवन इन ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 द स्टडी ऑफ हार्मोनल न्यूरल एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। कंपैरेटिव साइकोलॉजी में हमने जितने भी ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और जो किसी भी एनिमल का बिहेवियर वो कंट्रोल कर रही हैं वो आप स्टडी करते हो। साइकोलॉजी मीन्स कि आपने ब्रेन और रिलेटेड उसकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करना है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन 16 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन सी। काफ़ी दफ़ा हम एग्जाम्पल्स में बात करते रहते हैं इसके बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 द क्रोमोसोम दैट डिटरमिन द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ऑब्वियस सी बात है कि सेक्स क्रोमोसोम आप उसे बोलोगे, और ह्यूमंस के केस में मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम हैं वाइल मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ये डिटरमिन करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेक्स मेल होगी या फीमेल होगी। तो इन दोनों एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स को आप कहते हो सेक्स क्रोमोसोम है। सो क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 न्यूप्लाइडी इज द रिजल्ट ऑफ एरर ड्यूरिंग। ओके, एनाफेज आप लोगों ने सेल डिवीजन लेक्चर जब लिया था या याद भी होगा आपको। एनाफेज में बेटे आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी ओके ये सेंट्रियोल्स, मेटाफेज में बिल्कुल सेंटर में आपने पढ़ा था अरेंज हुए होते हैं क्रोमोसोम्स। एनाफेज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, हमने एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरफ से इस साइड पे ये वाला थ्रेड अटैच होता है और एक इस साइड से अटैच होता है। जब ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये इस साइड पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इस साइड पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे एक फोर्स सप्लाई होती है और ये दोनों इसके आर्म्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेशन के बाद कुछ इस तरह से ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस क्रोमोसोम का एक पार्ट इस साइड पे होगा और एक ये वाला। यहाँ पे हमने 2 क्रोमोसोम्स ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, सो एनाफेज में अगर ये प्रॉपर सेपरेशन आपने पढ़ा था नहीं होगी और ये दोनों क्रोमोसोम एक ही तरफ चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल हो जाएगा, और यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो एब्सेंट है तो क्रोमोसोम का नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एनाफेज ये आपको मेक श्योर करती है कि किसी भी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इन केस ऑफ एनाफेज फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन कि किसी भी सेल डिवीजन में एनाफेज डिसाइड करेगी कि न्यूप्लाइडी जो है वो
प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा। नियोप्लाइडी मीन्स के कोई भी क्रोमोसोम नया ऐड हो रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, या मिसिंग हो रहा है या नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, द जीन दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम पे जितनी भी जीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हाइट की जीन, ये स्किन कलर की जीन्स, तो जितनी भी एक क्रोमोसोम पे जीन्स होती हैं उन्हें आप कहते हो कि ये लिंक्ड जीन्स हैं, एंड लिंक्ड जीन्स आर गिवन इन ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, addition of one chromosome to normal chromosome number resulting in। ओके, एक जो नॉर्मल नंबर होता है किसी भी बॉडी के अंदर उसे आप 2n लिखते हो और इसे आप डिप्लाइड कहते हो। एग्जाम्पल ह्यूमंस के लिए लेते हैं 46 क्रोमोसोम्स। स्टेटमेंट में उसने ये बोला है कि एक क्रोमोसोम आपने ऐड करवाना है, पूरा सेट ऐड नहीं करवाना, ठीक है। पहले वो डिप्लाइड था, आपने एक और ऐड करवा दिया, तो आपने इसको ट्राई की मीनिंग लेना है और ट्राइसोमी कहना है। ट्राई मीन्स के आपने डिप्लाइड के अंदर एक और ऐड करवाया है, तो ट्राइसोमी इज गिवन इन ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ये आप लेक्चर में सारे एरर्स और सारी मिस्टेक्स जो आती हैं डिवीजन में वो डिटेल के साथ देख चुके हैं। So correct option of question number 21 is option B. In question number 22, if the region of chromosome is flip-flopped, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग क्या है? यहाँ पे एक क्रोमोसोम यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम हमने ड्रा किया, उसका क्रोमेटिड ड्रा किया हुआ है। फर्स्ट ए जीन है, ए जीन कोई भी इंटेलिजेंस की, स्किन कलर कोई भी जीन हो सकती है। सेकंड बी जीन, सी डी ई एंड एफ। ओके, 3 एफ है। ओके, फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी डीएनए का एक सेगमेंट है, जीन्स वही रहेंगी लेकिन रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स किस तरह से होंगे वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाली ए है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेगमेंट है ये फ्लिप हो रहा है। फ्लिप किस तरह से होगा कि सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएगा। ये वाली जीन्स इस तरह से रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पे डी आ जाएगी, सी एंड बी, बाकी सारी इसी तरह से रहेंगी, ई एंड एफ। सो ये जो सेगमेंट है यहाँ पे फ्लिप हुआ है सेगमेंट या जीन्स, तो इसे आप कहते हो कि ये फ्लिप फ्लॉप प्रोसेस है या मैकेनिज्म है। तो इस प्रोसेस के बाद जो आपका चेंज आता है उस चेंज को आप क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, ठीक है। अगर जीन्स फ्लिप हो रही हैं तो इसे आप कहते हैं इन्वर्जन है, एंड इन्वर्जन इज गिवन इन ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। ओके, 42 क्रोमोसोम्स क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि किस स्पीशीज के अंदर 42 क्रोमोसोम्स हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। सो रैट इज आ करेक्ट ऑप्शन एंड रैट इज गिवन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, इनएक्टिव पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। डिटेल के साथ मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ कि यूक्रोमैटिन इज एक्टिव पार्ट एंड हेट्रोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव पार्ट। यूक्रोमैटिन एक्टिव पार्ट क्यों है? बिकॉज वो लूजली पैक है, उसको रीड करना इजी है, उसको रीड करना इजी है, तो इट मीन्स कि आप उसको रीड करने के बाद प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो और प्रोटीन सिंथेसाइज करवा सकते हो। हेट्रोक्रोमैटिन में आपने पढ़ा कि जो फोल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, और टाइट पैकिंग की वजह से और फोल्डिंग की वजह से उसको रीड करना टफ है। रीड करना टफ है तो प्रोटीन्स नहीं सिंथेसाइज होंगी, और प्रोटीन सिंथेसाइज ना होने की वजह से हेट्रोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें हेट्रोक्रोमैटिन गिवन है कि हेट्रोक्रोमैटिन इज अ इनएक्टिव पार्ट। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 इज ए। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज अ लिंकर प्रोटीन। ओके, ये हमने एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पे ड्रा किया हुआ है और इसके अंदर
हिस्टोन प्रोटीन्स ड्रा की हुई हैं, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, अब ये सारी प्रोटीन्स डीएनए के स्ट्रैंड के इनर साइड पे हैं। इसको बाहर से एक क्लिप की तरह से एक सेकंड प्रोटीन प्रेजेंट होती है एंड दिस प्रोटीन इज H1 प्रोटीन। ओके, ये H1 प्रोटीन जिस तरह से एक क्लिप किसी भी थ्रेड को ओपन नहीं होने देता या हेयर्स को जैसे आपकी पिन ओपन नहीं होने देती है, उस पिन की तरह ये वाला H1 प्रोटीन यहाँ पे अटैच होती है। इसका पर्पस क्या होता है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इससे सेपरेट ड्रॉ कर लेते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इस तरह से रैप हुआ हुआ है, इस रैपिंग को ओपन नहीं होने देता। यहाँ पे हमने जस्ट एक न्यूक्लियोसोम ड्रॉ किया था, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोसोम्स बीड्स इस तरह से थ्रेड में मौजूद होते हैं और हर एक न्यूक्लियोसोम को इस तरह से एक क्लिप लाइक प्रोटीन कैप्चर रखे होते हैं एंड दिस क्लिप लाइक प्रोटीन इज कॉल्ड H1 प्रोटीन। Okay, so H1 protein is given in option A। लिंकर प्रोटीन क्यों बोला है? बिकॉज ये इस बीड लाइक स्ट्रक्चर को मेंटेन रखे हुए है और मेंटेन रखने के साथ साथ लिंक भी करवा रही है दो डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स के थ्रेड्स को। ओके, आई होप कि आपने ये सारे ऑप्शंस मार्क कर लिए होंगे और आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो।